हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी कक्षा 11 के चैप्टर फर्स्ट जीव जगत के बारे में स्टडी करेंगे। मैं माया करड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पूरा चैप्टर। एक वीडियो में पृथ्वी पर असंख्य जीव पाए जाते हैं जिनका संबंध अजैविक कारकों से होता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जीव और अजैविक पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अलग अलग आवासों में जीवधारी मिलते हैं, लेकिन अलग अलग आवासों में पाए जाने पर भी इन जीवों में कई मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं। इसीलिए इन जीवों का अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता भी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जैविक और अजैविक जो कारक है जो पूरे एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, ये कारक कौन से हैं, सजीव क्या है, जीव जगत की विविधता देखने को मिलती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारे आज के टॉपिक में वर्गीकी संवर्ग है, वर्गीकी सहायता साधन। इन बिंदुओं को लेकर के आज का हमारा वीडियो है। तो बेटा नोट्स बनाते रहना, अच्छे से समझना है आपको कि किस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होगा। सबसे पहले बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जैविक जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनकी लाइफ प्रोसेस एक सेल से शुरू होती है, जिनकी लाइफ प्रोसेस एक सेल से शुरू होती है। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स कौन सी है? ये लिविंग थिंग्स है जैसे कि प्लांट्स, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक होते हैं। एनिमल्स हैं, इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस है जो डेड मटेरियल पर लगती है, प्रोटिस्ट जो प्रोटिस्टा के जीवधारी होते हैं, निम्न श्रेणी के जीव। इस तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आती है, और वे नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी है, यानी कि अजैविक पदार्थ जैसे कि वाटर है, जैसे कि सॉइल है, एयर है, लाइट है, मिनरल्स हैं। ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह से बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लिविंग और नॉन लिविंग जो है एक दूसरे से फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, और ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े रह करके एक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, और ये एनवायरनमेंट जैविक पदार्थों को अजैविक पदार्थों से अंतर संबंध बनाते हुए एक इकोसिस्टम का निर्माण किया जाता है। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आप इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले सजीव क्या है? बहुत सारे जीवधारी जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, इन जीवों के अंदर जीवन पाया जाता है। कैसे? हम सजीव क्या है, सजीवों के लक्षणों के बारे में हम बात करें तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम अलग कर सकते हैं कि किस तरह से जैविक कारकों में जीवन संभव होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन से ऐसे लक्षण है कि सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सजीव क्या है। सजीव के अंदर वे कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते, जैसे कि वृद्धि। पहला कैरेक्टर हम लेते हैं ग्रोथ। सजीवों में विभिन्न उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, और ये वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, जैविक क्रियाओं के द्वारा वृद्धि होती है। यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स है वो फूड लेती है, और उपापचय क्रियाएं, ऑक्सीडेशन होता है फूड का, उपापचय क्रियाएं होती है, और ऑक्सीडेशन के द्वारा जो एनर्जी मिलती है, बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, ये उसके विभिन्न कार्यों में काम आती है, जैसे कि कोशिका विभाजन में और जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही है, इससे ग्रोथ होती है बॉडी की।
यानी कि एक नियमित वृद्धि होती है सजीवों में। यदि हम बात करें नेक्स्ट बिंदु प्रजनन, प्रजनन यानी कि कोई भी जीवधारी अपनी संख्या बढ़ाता है। सभी सजीव प्रजनन द्वारा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाते हैं। ये प्रजनन किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि कायिक विधियां होती है, एक आलू का पीस लगा दिया जाए मिट्टी में काट के तो एक नया आलू बन जाता है, एक नया आलू ग्रोथ कर जाता है। तो ये है कायिक विधि। इसी तरह से लैंगिक, जिसमें दोनों मेल और फीमेल भाग लेते हैं जीव, ये लैंगिक प्रजनन की विधि है। और अलैंगिक विधियां जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये अलैंगिक प्रकार से प्रजनन होता है। इस तरह से प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है लिविंग थिंग्स में, यानी कि जैविक कारकों में। अब हम अगला बिंदु लेते हैं उपापचय। उपापचय की प्रक्रिया बेटा उपचय और अपचय की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। अब बात करें उपचय क्या होता है और अपचय क्या होता है। एक निर्माणात्मक प्रक्रिया जो होती है, ये उपचय की प्रक्रिया होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण की हम बात करें तो ये निर्माणात्मक कैसे हुई, क्योंकि पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो भोजन का जो निर्माण हो रहा है, ये निर्माणात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अपचय। अपचय जो है ऐसी विघटनात्मक प्रक्रिया है जिसमें कि ये जो भोजन बना है इसका विघटन होता है, जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। ये भोजन के जो बड़े अवयव है ये टूटते हैं और विघटन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इन दोनों को मिलाकर के उपापचय कहा जाता है। उपचय और अपचय दोनों को मिला के उपापचय कहा जाता है। ये कौन कौन से प्रोसेस हैं हमारे शरीर में, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें ये उपचय और अपचय की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला बिंदु हम लेते हैं गति। देखिए, हम चल फिर सकते हैं, गति कर सकते हैं, इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स का मेन कैरेक्टर है गति करना, जो कि मनुष्य गति कर सकता है, कोई भी जीव गति कर सकता है, जंतु गति कर सकते हैं। तो पौधे की बात करें तो पौधे में गति पाई जाती है, लेकिन अनियमित प्रकार की गति होती है। कई पौधे ऐसे आपने देखे होंगे जो कि प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे ही प्रकाश पड़ता है उनमें प्रकाश की तरफ उनकी ग्रोथ होती है। तो पौधों में भी गति पाई जाती है। इसके अलावा आप छुई मुई का प्लांट देखते हो, छुई मुई के हाथ लगाने पर जो छुई मुई का प्लांट है उसकी लीव्स, उनकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और ये पत्तियां सिकुड़ जाने का मतलब ये है कि ये पत्तियां गति करती है। नेक्स्ट है पोषण। पोषण यानी कि जीवों को जैविक क्रियाएं करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। प्रत्येक जीवधारी भोजन ग्रहण करता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और ये भोजन से ऊर्जा मिलती है। जीवों में पोषण की विधियां कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि स्वपोषी है, विषम पोषी है, परपोषी है। स्वपोषी कौन होते हैं, स्वपोषी का नाम आते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये स्वपोषी होते हैं पौधे। स्वपोषी कौन होते हैं, पौधे होते हैं बेटा स्वपोषी, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इन पौधों से मानव और अन्य जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो विषम पोषी है या परपोषी है। इस तरह से पोषण की क्रियाएं लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं। अगला कैरेक्टर हम देखते हैं उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता ये जीवों के अंदर महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। उत्तेजनशीलता, आपके हाथ में पिन चुभो दी जाए, आप क्या करोगे, हाथ को हटा लोगे। क्यों हटा लेते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी पाई जाती है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है सेल्स में, हमारी सेल्स में उत्तेजनशीलता पाई जाती है। पादप और जंतु उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। किसी भी तरह का उद्दीपन मिलता है, प्रकाश के रूप में, ताप के रूप में, स्पर्श के रूप में, ठंड के रूप में, तो ये
जो जीव है वो इस उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, उत्तेजित हो जाती है सेल्स और उत्तेजनशीलता दर्शाई जाती है। कोशिकीय संरचना, सजीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। मेन कैरेक्टर है कि यदि हम सजीव और निर्जीव में अंतर करते हैं तो सजीव का शरीर सेल का बना होता है और निर्जीव का शरीर सेल का बना हुआ नहीं होता। तो इस तरह से कोशिका स्ट्रक्चर जो है, कोशिकीय संरचना है, वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर करती है। अगला कैरेक्टर है आकार व आकृति। जीवों का एक विशिष्ट आकार व आकृति होती है जिसे एक निश्चित सीमा तक ही बदल सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आकार और आकृति भी नियमित प्रकार की पाई जाती हैं जीवों के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर। निश्चित जीवन चक्र, जीव पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि कोई भी जीव पैदा हुआ, वृद्धि करता है, प्रजनन की क्रिया करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह है लिविंग ऑन और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस जो आपको आना चाहिए। सजीव क्या है पता चल गया आपको कि सजीव क्या है, सजीव के अंदर ये कैरेक्टर्स होंगे, तो ये सजीव हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं समस्थापन। बेटा समस्थापन क्या है? समस्थापन होता है अपने आप को अनुकूलित कर लेना। समस्थापन यानी किसी भी जीव में बाह्य और आंतरिक कारक होते हैं, वातावरण होता है जीव का, ये कारक प्रभावित होते हैं जैविक क्रियाओं से और जीव के अंदर जो जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही है इनमें उपापचयी तंत्र हमारे इन क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए शरीर की आंतरिक अवस्थाओं को संतुलित करता है। ये कहलाता है समस्थापन। ये कहलाता है समस्थापन। नेक्स्ट बिंदु है विभिन्नताएं, वेरिएशंस। वेरिएशंस का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि देखिए जीव लैंगिक और अलैंगिक जनन करता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन के अंदर मेल व फीमेल भाग लेते हैं। इसका मतलब है कि वेरिएशंस आएंगे वो लैंगिक जनन में ज्यादा आएंगे। और यदि हम बात करें अलैंगिक जनन की तो अलैंगिक जनन में केवल एकल जीव भाग लेता है, इसमें वेरिएशंस कम आएंगे। सजीवों में वातावरण आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती है और ये विभिन्नताएं जब लंबे समय तक पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ कर रही है, वेरिएशंस आते चले जा रहे हैं और ये वेरिएशंस लंबे समय तक किसी जीव में परिवर्तन करेंगे और ये वातावरण में अनुकूलन विकसित कर लेंगे। तो इससे क्या होगा बेटा? इससे होगा जैव विकास। यानी कोई जाति है और वो जाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाती है, उसमें एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं और वो लंबे समय तक वहां निवास करते हुए उस एरिया में अनुकूलित हो जाती है। अनुकूलित हो जाती है। जब ये अनुकूलित हो जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में और उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक नई स्पीशीज का या नई जाति का निर्माण कर लेती है। इस तरह से जैव विकास होता है। नेक्स्ट बिंदु हम लेते हैं मृत्यु। सभी जीव एक निश्चित समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक जीव नश्वर है, संसार में आना और जाना, तो ये मृत्यु जो है प्रत्येक जीव के लिए निश्चित होती है। एक समय पश्चात जीर्ण शीर्ण होता है शरीर, कोशिकाएं डिजनरेट होती है और मृत्यु होती है। ये जीवधारियों के कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीव जगत की विविधता की। बहुत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जीव जगत की विविधता की हम बात करें तो बेटा पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती है। ये जैव विविधता कहलाती है। बहुत सारे जीवधारी पृथ्वी पर निवास करते हैं। प्रत्येक जीव का नाम विश्व की हर भाषा में अलग अलग होता है, यानी लोकेलिटी के हिसाब से नाम होते हैं।
अगर हम एक जीव की बात करें तो उस जीव के लोकल नाम के आधार पे, स्थानीय नाम के आधार पे इन्हें पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि स्थानीय नाम प्रत्येक लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसका हल निकाला, और ये हल कैसे निकाला भाई? ये जीव को मानक नाम दे करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। यानी कि एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, तो उस जीव की विश्व के किसी भी कोने में उस जीव का वही नाम, सभी लोग उसको उसी नाम से पुकारेंगे, उसी नाम से पहचानेंगे। तो वैज्ञानिकों ने एक नाम पद्धति का विकास किया, एक नाम पद्धति का विकास किया। ये स्टैंडर्ड नाम है, ये मानक नाम है जो पर्टिकुलर जीव को मिला हुआ है। इसके लिए पर्टिकुलर संस्थाएं हैं। वे संस्थाएं कौन सी है? अब आप देखिए, वे संस्थाएं हैं, पादपों के लिए है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये ICBN पर्टिकुलर पौधे को नाम प्रदान करती है। इसी तरह से जंतुओं के नामकरण के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये जंतुओं को नाम प्रदान करती है। ये नाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई, और ये नाम पद्धति जो कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई, इसका नाम है द्विनाम पद्धति, यानी दो पद नाम वाली पद्धति। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया कैरोलस लिनियस को। इन्होंने प्रचलन में लेके आए थे ये द्विनाम पद्धति, जो किसी भी जीव के लिए या उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सही मैनर में, एक सही तरीके से नामकरण के लिए सहायक सिद्ध हुई। चलिए हम बात करते हैं, इस कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने जो द्विनाम पद्धति दी है वो किस तरह से डिक्टेट किया जाए, कैसे किसी जीवधारी का नाम जो है स्पष्ट होता है। प्रत्येक जीव का द्विपद नाम होता है। यदि हम बात करें आम की, कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो नाम है मैंजीफेरा, ये है एक पद, दूसरा पद है इंडिका। ये द्विपद नाम पद्धति है। दो पद हैं इसमें, पहला पद है वंश का और दूसरा पद है जाति का। प्रत्येक जीव में वंश का नाम कैपिटल लेटर्स में, यदि आप इनको लिखेंगे इंग्लिश में तो इसका पहला M जो आएगा वो कैपिटल लेटर्स में आएगा। और ये इंडिका है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे जाति का नाम। कई बार आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय लास्ट में कुछ भी हिंट लिखा हुआ होता है, जैसे कि लिखा हुआ है लिन फॉर लीनियस। ये इस तरह से खोजकर्ता का नाम और वर्ष भी जाति के साथ कई बार लिखा जाता है। ये नाम लैटिन भाषा में होते हैं, और यदि इनको हाथ से लिखा जाता है तो इनको अंडरलाइन किया जाता है बेटा। ये द्विनाम पद्धति के कुछ स्टेप्स हैं कि द्विपद नाम होता है प्रत्येक जीव का, पहला वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम। कई बार खोजकर्ता का नाम और वर्ष भी लिखा जाता है, लैटिन भाषा में होते हैं, और यदि हाथ से लिखे हुए हो तो इनको अंडरलाइन किया जाता है। इस तरह से द्विनाम पद्धति दी गई है कैरोलस लिनियस के द्वारा। अब हम कुछ वैज्ञानिक नाम देखते हैं। स्थानीय नाम, जैसे कि खरगोश का स्थानीय नाम है, खरगोश एक स्थानीय नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है ऑरेक्टोलेगस क्यूनिकुलस। मोर का वैज्ञानिक नाम है, मोर जो है लोकल नाम है, और पैवोक्रिस्टेटस, यह है इसका वैज्ञानिक नाम। मेंढक का है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मेंढक का नाम। वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। मनुष्य का नाम है होमोसैपियंस। बेटा होमोसैपियंस याद रखिएगा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसैपियंस। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ये जो द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने दी है, इस द्विनाम पद्धति में लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी ये प्रकाशित हुई थी बेटा। और इस
पुस्तक के संस्करण में ही दिया गया था द्विनाम पद्धति का जिक्र। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की खोज सर्वप्रथम गोस्पर्ड बोहिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपको एक नई चीज सुनने को मिलेगी कि द्विनाम पद्धति की खोज सर्वप्रथम गोस्पर्ड बोहिन ने, यानी इसका हिंट दे दिया था पिनॉक्स नामक पुस्तक में 1623 में, खोजकर्ता गोस्पर्ड बोहिन। लेकिन लीनियस जो वैज्ञानिक थे ये प्रचलन में लाए 1758 में, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। सभी जीवों का अध्ययन आसान नहीं होता एक साथ, इसीलिए इन्होंने, वैज्ञानिकों ने पद्धतियां विकसित की जिससे कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में पाए जाने वाले जीवधारी का स्टडी कर लिया जाए, उसके फीचर्स को, उसके लक्षणों को स्टडी किया जाना आसान हो, इसलिए ये पद्धतियां विकसित की गई। अब बात करें कि ये टैक्सोनॉमी शब्द है, ये आखिर क्या है? टैक्सोनॉमी बेटा वर्गीकी जिसको हम कहते हैं, ये टैक्सिस और नोमोस से मिलकर बना होता है। इसका मतलब है वर्गीकरण व नियम। टैक्सिस व नोमोस से मिलकर के बना होता है टैक्सोनॉमी। परिभाषा की बात करें तो टैक्सोनॉमी को कैसे परिभाषित करेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियमों व आधार का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के नियमों व बेसिस, यानी किस आधार पे वर्गीकृत किया गया, इसका अध्ययन किया जाता है, यह है टैक्सोनॉमी। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम किसी भी जीव का फीचर लेते हैं, यानी उसके लक्षण लेते हैं, फिर उसके पहचान ली जाती है, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है और इसका नामकरण किया जाता है। तो ये है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण है किसी पर्टिकुलर जीव को किसी दूसरे जीव से अलग करते हैं, ये कहलाते हैं बेटा कुंजी लक्षण। जीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो दूसरे जीव समूह में नहीं मिलते, ये विशिष्ट लक्षण कुंजी लक्षण कहलाते हैं। ये वर्गीकरण का आधार बनाते हैं, इन्हें कुंजी लक्षण कहते हैं। अब बात करें पहचान। पहचानना कुछ विशिष्ट लक्षण जिनके आधार पर उनकी पहचान करके उनको अलग स्थान दिया जाता है। पहचान करके उनको अलग स्थान दिया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग समूह बनाए जाते हैं और उसका नामकरण किया जाता है। पर्टिकुलर मानक नाम दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड नाम दे दिया जाता है जो विश्व में एक ही होता है किसी पर्टिकुलर जीव का। तो ये इन आधार पे वर्गीकरण पद्धति का विकास हुआ। वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमैटिक्स जिसको कहते हैं, सिस्टेमैटिक्स जिसको कहते हैं, इसका विकास हुआ है, वर्गीकरण पद्धति का विकास हुआ है। ये वर्गीकरण पद्धति क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को जानने, उनकी विविधता के साथ साथ उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाए, ये कहलाती है सिस्टेमैटिक्स या वर्गीकरण पद्धति या वर्गीकरण विज्ञान। समझ में आ रहा है सिस्टेमैटिक्स क्या है, वर्गीकरण विज्ञान क्या है? ये वर्गीकरण का वर्गीकरण विज्ञान की परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि वर्गीकरण क्यों किया जाता है। किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के पीछे क्या कारण है? तो बेटा जीव की पहचान आसान हो जाती है। यदि आप किसी भी जीव को आइडेंटिफाई कर पाते हो तो सबसे पहले आप उसकी पहचान देख रहे हो कि आप उसको पहचान पा रहे हो। जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है कि किस तरह की आवास और कैसी आवश्यकताएं उस जीव जाति की होती हैं। चलिए इसके बाद है जीव जातियों के समूह बनाना व अंतर संबंधों का अध्ययन आसान हो जाता है। वर्गीकी संवर्ग, कई सूक्ष्म पद होते हैं इसमें, जैसे कि संघ, जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश, जाति। यह है वर्गीकी संवर्ग। यह है वर्गीकी संवर्ग। इसमें जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश, जाति
ये है वर्ग कहलाते हैं बेटा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिल करके वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। एक इकाई पद को टैक्सोन कहते हैं। एक इकाई पद को टैक्सोन कहते हैं। इस तरह से वर्गीकरण का महत्व, वर्ग की संवर्ग, ये शब्द आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ये सूक्ष्म पद होते हैं जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश, ये वर्ग की संवर्ग है, कैटेगरीज है। और ये कैटेगरीज मिलकर के पूरा स्टेप्स होता है किसी पर्टिकुलर जीव का, वर्ग के पदानुक्रम ये कहलाता है। और एक एक जो स्टेप्स है, जैसे गण है, वर्ग है, संघ है, जगत है, इनको टैक्सोन कहेंगे, इनको टैक्सोन कहेंगे। इस तरह से कोई भी जीवधारी है उसका पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होता है। अब देखिए इनका नाम किस किसने क्लियर किया था। सबसे पहले हम देखें वर्गक। वर्गक क्या होता है और टैक्सोन क्या है। वर्गक हम हिंदी में कहते हैं बेटा और टैक्सोन इंग्लिश में कहते हैं। वर्गक है जैसे संघ, और संघ को हम कहते हैं फाइलम, और इसको सबसे पहले नाम देने का श्रेय जाता है हैकल को 1989 में। इसके बाद वर्ग की बात करें, वर्ग को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लास, और लीनियस ने ये नाम सुझाया था। इसके बाद नेक्स्ट है गण, इसको कहते हैं ऑर्डर, ये लीनियस ने ये नाम लिया था। नेक्स्ट है कुल, और इसको कहते हैं फैमिली, बुश्चली ने 1790 में ये नाम क्लियर किया था। वंश और जाति, जीनस और स्पीशीज कहे जाते हैं, इसके बारे में लीनियस ने बताया था। सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वर्गीकरण की, सबसे छोटी इकाई कहलाती है जाति। सबसे छोटी इकाई कहलाती है जाति। तो आपने सिस्टमैटिक्स के बारे में समझा, पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जाएगा तो ये वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। ये किया जाएगा बेटा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये नाम मिलने वाले हैं किसी भी जीव को। ये नाम मिलेंगे जब उसका वर्गीकरण क्लियर होगा कि किस वंश में उसको रखा गया है। चलिए हम देखते हैं संतान उत्पत्ति के आधार पर जाति की परिभाषा। जाति की परिभाषा क्या है बेटा। जाति की परिभाषा जॉन रे वैज्ञानिक ने दी थी, और एक वैज्ञानिक थे मेयर। मेयर ने ये परिभाषा दी थी। वे जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं, एक जाति के सदस्य होते हैं। एक ही जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से हुई है, वे एक जाति के सदस्य होंगे। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के जनक से यदि कोई जीव बन रहे हैं तो वो सारे जीव एक जाति के कहलाएंगे। नेक्स्ट है जो मेयर ने परिभाषा दी कि प्राकृतिक दशाओं में लैंगिक जनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने वाले जंतु एक जाति के सदस्य होते हैं। ये वैज्ञानिक मेयर ने परिभाषा दी कि लैंगिक जनन के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना, और तो ऐसे जीव जंतु एक जाति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है वंश। आपसी संबंध रखने वाली जातियों का समूह वंश कहलाते हैं। आपसी संबंध रखने वाली यानी कि बहुत सारी जातियां एक दूसरे से संबंधित है तो इनका जो समूह कहलाएगा वो कहलाएगा वंश। जैसे कि टमाटर, आलू, बैंगन, इनको सोलेनम वंश के अंतर्गत लेते हैं, जबकि इनकी जातियां अलग अलग है। इस तरह से इनका वंश होगा एक। इसके बाद हम बात करें कुल, गण, वंश। कुल, गण, वर्ग और संघ की हम बात करेंगे। फैमिली, किसी भी जाति की फैमिली समान लक्षण रखने वाले वंशों का समूह है। अभी हमने बात करी थी जाति और वंश की, अब हम बात करें कुल कि यदि संबंधित वंशों का समूह है, संबंधित वंशों का समूह है, समान लक्षण रखने वाले संबंधित वंशों का समूह है, तो ये कहलाता है कुल। जैसे कि शेर, चीता वंश पैंथेरा में आते हैं। बिल्ली वंश फैलिस में आती है। इनको सबको मिला के फैलिडी कुल में रखा गया है। जैसे कुत्ता है वो कैनिडी कुल में आता है। इस तरह से
इनकी फैमिली निर्धारित की गई। बहुत सारे जीव जो समान वंश में रहते हैं उनकी एक फैमिली हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं गण। समान वंश के बाद समान एक कुल में रखे जाएंगे, और यदि समान लक्षण रखने वाले कुल का समूह है ये कहलाएगा बेटा गण। ये क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। समान लक्षण रखने वाले जो जितनी भी फैमिलीज है वो एक ऑर्डर में आएगी, जैसे कि फैलिडी और कैनिडी दोनों को मिलाकर के एक गण कार्निवोरा में रखा गया। इसके बाद हम बात करें वर्ग। समान लक्षण रखने वाले गणों का समूह है वर्ग कहलाता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली ये स्तनधारी वर्ग में रखे गए, तो इस तरह से इनका एक वर्ग हो जाता है संघ। समान लक्षण वाले वर्गों का समूह संघ कहलाता है। कि बहुत सारे वर्ग और उनमें कोई भी सिमिलरिटी है तो वो एक वर्ग में रखे जाएंगे, जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी ये सारे, इनमें वर्टिब्रल कोलम पाया जाता है, कशेरुकदंड पाया जाता है, इसलिए इनको कोर्डेटा संघ में रखा गया। इसीलिए इनको कोर्डेटा संघ में रखा गया। तो पता चला आपको कोई भी पद, किसी भी जीव को किस तरह से पदानुक्रम दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा किसी भी जीवधारी को किस तरह से नाम दिया जाता है। इस तरह से ये नाम देने के बाद एक सिस्टमैटिक्स जो है किसी भी जीवधारी को वर्गीकृत करती है, और वर्गीकृत करके किसी भी जीव को पहचानने में मदद मिलती है सिस्टमैटिक्स के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वर्ग की सहायता साधन। टैक्सोनोमियल एड्स कौन से हैं? टैक्सोनोमियल एड्स कौन से हैं? यानी किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण किया जाता है, पहचान की जाती है, तो उनमें कौन कौन से ऐसे सहायक होते हैं साधन जो किसी भी जीवधारी को पहचानने, उसका अध्ययन करने में सहायक होते हैं, ये वर्ग की सहायता साधन कहलाते हैं। पादप और जंतुओं को पहचानने और उनका अध्ययन करने के लिए आधुनिक उपकरणों का, अच्छे संसाधन युक्त प्रयोगशालाओं और उनके वातावरण की आवश्यकता होती है। ये कहलाते हैं वर्ग की सहायता साधन। पौधे और जंतुओं के नमूने लिए जाते हैं और भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित किया जाता है बेटा। परिरक्षित करने की कुछ विधियां हैं। सबसे पहले हम पहली विधि लेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम का निर्माण कैसे किया जाता है? ये प्लांट्स के अध्ययन करने के लिए पौधे एकत्र किए जाते हैं, नमूने एकत्र किए जाते हैं, इनको दबाकर सुखाया जाता है, कागज की शीटों पर चिपकाया जाता है और हर्बेरियम शीट का निर्माण किया जाता है। जब हर्बेरियम शीट का निर्माण किया जाता है तो इनके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में वर्गीकरण लिखा जाता है और एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर दी जाती है। बहुत अच्छे तरीके से इनको व्यवस्थित किया जाता है, तो ये कहलाते हैं वर्ग की सहायता साधन। सबसे पहले हमने स्टडी किया हर्बेरियम। हर्बेरियम का निर्माण कैसे हुआ कि पौधों के एकत्र नमूने दबा करके सुखाए जाते हैं, कागज की शीटों पर चिपकाया जाता है और इनको मान्य वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इस तरह से हर्बेरियम तैयार किया जाता है। हर्बेरियम शीट जो बनाई गई उस पे कौन कौन सी सूचनाएं अंकित होती है? इनकी एकत्र करने की तिथि, एकत्र करने का स्थान, पौधे का स्थानीय अंग्रेजी और वैज्ञानिक नाम, पौधे का कुल, एकत्र करने वाले का नाम, ये सूचनाएं लिखी हुई होती है। हर्बेरियम शीट सूचना सहित वनस्पति संग्रहालयों में सुरक्षित रखी जाती है। कहने का मतलब है कि ये सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पौधे के साथ होती है जिसकी हर्बेरियम शीट बनाई हुई है, और इनको वनस्पति बोटेनिकल गार्डन्स है या म्यूजियम्स है, यहाँ रखा जाता है। जीवाणु कवकरोधी रसायनों का छिड़काव किया जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित। हम पढ़ रहे हैं वर्ग की सहायता साधन। अब देखिए बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? वे उद्यान जहां जीवित पौधों को उगा करके संग्रहित किया जाता है। जैसे कि हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है, इसी तरह से बोटेनिकल गार्डन में
वे उद्यान जहां जीवित पौधों को उगा करके संग्रहित किया जाता है, यानी पौधे लगाए जाते हैं और इन पौधों का उपयोग वनस्पतिक अध्ययन और शोध कार्यों में किया जाता है। तो इस तरह से ये सहायक साधन सिद्ध होते हैं। पौधों पर सूचनाएं चिपकी होती है जिन पर उनका लोकल नाम होता है, स्थानीय नाम होता है, अंग्रेजी नाम और वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ होता है। कुल का नाम यानी फैमिली का नाम लिखा हुआ होता है। कुछ यदि विशिष्ट लक्षण होते हैं तो ये विशिष्ट लक्षण उन पर लिखे हुए होते हैं। इनका विशिष्ट कोई उपयोग है तो वो उपयोग लिखा हुआ होता है। अब हम बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में देखें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है क्यू नामक स्थान इंग्लैंड में रॉयल बोटेनिकल गार्डन बनाया हुआ है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में। इसी तरह से नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है बेटा। ये लखनऊ में बनाया हुआ है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ये बोटेनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ है, इन बोटेनिकल गार्डन्स का उपयोग क्या है। ये गार्डन जीवित पौधों को उगा करके संग्रहित करने के लिए वनस्पति अध्ययन और शोध कार्यों में काम आते हैं। इन पे सूचनाएं चिपकी होती है, स्थानीय अंग्रेजी और वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ होता है, कुल का नाम होता है, विशिष्ट लक्षण होते हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से अध्ययन में सहायक होते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स में ये जो पौधे हैं ये उगाए जाते हैं और उनको संग्रहित किया जाता है। ये बोटेनिकल गार्डन्स के यूज है। चलिए हम बात करें म्यूजियम की। बेटा म्यूजियम यानी संग्रहालय। संग्रहालय परिरक्षित पादप और जंतुओं को रखा जाता है, प्रिजर्व किए जाते हैं, स्पेसिमेन बनाए जाते हैं, प्रादर्श बनाए जाते हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स डाल करके बनाए जाते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो इनको सड़ने से बचाते हैं और इनको संस्थाओं में रखा जाता है अध्ययन की दृष्टि से। इस तरह से म्यूजियम में कोई भी स्पेसिमेन रखा जाता है, कोई भी प्रादर्श रखा जाता है रासायनिक घोल में, जैसे कि प्रयोगशाला में रखे हुए होते हैं स्पेसिमेन और आप उन जीवों का, उन पौधों का अध्ययन करते हो प्रयोगशाला में। तो बेटा ये जो है म्यूजियम में भी इसी प्रकार रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्या उपयोग है? ये लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं जीव इसमें, ताकि उनकी संक्षिप्त जानकारी उनको देख करके ली जा सके। पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन उसका होता है, उसके फीचर्स होते हैं, बहुत सारी नॉलेज हम संग्रहालयों में ले सकते हैं। अब है जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर। आपने देखे होंगे, चिड़ियाघर में गए होंगे, प्राणी उपवन कहलाते हैं बेटा। ये वे स्थान है जहां जीवित जंतुओं को कृत्रिम या मानव निर्मित आवासों में सुरक्षित रखा जाता है। मानव निर्मित आवासों में सुरक्षित रखा जाता है, पिंजरे में कैद करके रखा जाता है और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जीवों को प्राकृतिक आवास जैसी सुविधाएं दी जाती है। ये कहलाते हैं चिड़ियाघर। विजिट कीजिएगा जू का यानी चिड़ियाघर का, तो आपको पता चलेगा कि ये जीव किस तरह से रहते हैं, कैसे उनके खान पान की व्यवस्था की जाती है, उनके आवास और अनुकूलन का ध्यान रखा जाता है। वहां इन जीवों को देख करके सीखने का मौका मिलता है। शोध कार्यों में भी जो है ये बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस तरह से जूलॉजिकल पार्क है जो कि अध्ययन में सहायक होते हैं। अब एक शब्द है बेटा कुंजी या चाबी। कुंजी या चाबी ये क्या होती हैं? वे लक्षण जो जीवों को पहचानने में उपयोग में लिए जाते हैं, यानी पर्टिकुलर लक्षण होते हैं, विशिष्ट लक्षण होते हैं। प्रत्येक पदानुक्रम का कुंजी लक्षण अलग होता है कि किसी भी जीव को पर्टिकुलर वर्ग में कैसे रखा गया, क्या उसकी क्लास है, क्या उसका गण है, क्या उसका कुल है,
कौन सा उसका वंश है, कौन सी उसकी जाति है। तो ये जो टैक्सोन है, जो पदानुक्रम है, इनका पर्टिकुलर एक कुंजी लक्षण होता है। अर्थात जाति, वंश, कुल आदि का अलग अलग कुंजी लक्षण होगा। ये लक्षण विश्लेषणात्मक और विपर्यासी होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर आप जैसे कि कहे कि कार्निवोरा वर्ग है, सॉरी कार्निवोरा ऑर्डर है, गण है, कार्निवोरा गण है, इसके पर्टिकुलर लक्षण बताइए। तो बेटा इसके अंदर बहुत सारे जीवधारी आते हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक विशेषता होती है कि कार्निवोरा में रखा गया। तो इस शब्द का विश्लेषणात्मक और कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है, ताकि ये डिक्टेट करे कि कार्निवोरा में क्यों रखा गया। जोड़े में होते हैं, जीवों के वर्गीकरण में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस तरह से कुंजी लक्षण या चाबी होती है। अगला शब्द मैं ले रही हूं, नियम पुस्तिका या मैनुअल्स। ये क्या होते हैं? मैनुअल्स क्या होते हैं? जातियों के नाम की पूरी जानकारी इसमें होती है नियम पुस्तिका या मैनुअल्स में। मोनोग्राफ, ये मोनोग्राफ क्या होते हैं? इसमें बेटा पर्टिकुलर टैक्सोन की पूरी जानकारी है, पर्टिकुलर टैक्सोन की पूरी जानकारी होती है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त वनस्पतियों की पूरी जानकारी। एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया जाता है, उसमें पाई जाने वाली समस्त वनस्पतियों की डिटेल इनमें होती है फ्लोरा में, जो कि अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप फ्लोरा, मोनोग्राफ, नियम पुस्तिका इनका अध्ययन कर सकते हो और इनसे जानकारी ले सकते हो। अब हम कुछ जीवों के जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ के नाम डिक्टेट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले मानव, स्थानीय नाम या लोकल नाम या सामान्य नाम जिसको कहते हैं मानव। इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो इसका वंश है और होमिनिडी कुल है, गण है प्राइमेट, मैमेलिया क्लास है और संघ है कॉर्डेटा। कि मस्का डोमेस्टिका है वैज्ञानिक नाम, मस्का इसका वंश का नाम, म्यूसिडी कुल का नाम, डिप्टेरा गण का नाम, इंसेक्टा वर्ग है, आर्थ्रोपोडा संघ है इसका। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा वंश है, कुल एनाकार्डियेसी और सेपिंडेल्स गण है, डाइकोटिलिडनी इसका वर्ग है, एंजियोस्पर्मी संघ है। गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये ट्रिटिकम एस्टाइवम इसका बायोलॉजिकल नेम है। ट्रिटिकम वंश है, पोएसी कुल है, पॉयलस गण है, मोनोकोटिलिडन्स है, एंजियोस्पर्मी इसकी क्लास संघ है। इस तरह से इन को बोटेनिकल नाम दिया जाता है और इसका पूरा सिस्टेमेटिक्स के अनुसार नामकरण, वर्गीकरण इनका किया जाता है। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के बाद दे रही हूँ, वो आपको करने हैं और किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बेटा। टैक्सोन किसे कहते हैं? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्पीशीज यानी जाति शब्द किसने दिया? आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा गया? गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। वर्गीकरण क्यों किया जाता है? इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे किसी भी रूप में दे सकते हैं। वीडियो समझ में आया या नहीं आया, जो जितना समझ में आया, जिस तरह से आपको कोई भी क्वेरीज आपको पूछनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।